वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्सेस ऑन बॉडीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस किया था, और इसके साथ साथ मैंने टॉर्क को डिस्कस किया था, जिसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। उसमें कुछ मज़ीद मैंने डेफिनेशन जो थी वो डिस्कस की थी। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म, इसके अलावा मैंने जो था वो डिस्कस किया था आपके साथ कि क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव टॉर्क होता है, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो नट खोलने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि क्लॉकवाइज जो है वो नट टाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम इसे डिस्कस करेंगे, तो मैं इनके डिफरेंसेस लिखूंगा डायरेक्ट। तो सेंटर ऑफ mass and center of ग्रेविटी। बॉडीज़ के अंदर कुछ यूनिक पॉइंट्स होते हैं। उन यूनिक पॉइंट्स को हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे आपको याद है कि बचपन में हम क्या करते थे, एक लंबा सा रॉड लेते थे और उसको अपनी फिंगर के ऊपर क्या करते थे, बैलेंस कर देते थे। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बॉडी जो है या तो वो बैलेंस हो जाती है, या फिर अगर हम उस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी विदाउट रोटेशन जो है वो क्या करती है, मूव करती है। तो मैं जो हूँ उसको ज़रा थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ ताकि आपको डिस्टिंक्शन रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखें ज़रा, पहला पॉइंट है, हम डिफाइन कर लेते हैं इसको कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अ पॉइंट इन ए बॉडी where whole mass of the body is supposed to be concentrated यानी कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सारे का सारा मास जो है वो उस एक पॉइंट के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट हुआ है। इसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉइंट in a body where whole weight of the body appears to act। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे का सारा जो है वो वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है, आपको ऐसा फील हो रहा होता है। ऑलराइट, इसी तरह से आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास को हम CM भी लिखते हैं। ये आप लिख लें यहाँ पे कि हम सेंटर ऑफ मास को CM से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को CM से भी। इसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम CG से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास describes the motion of a body। सेंटर ऑफ मास जो है
वो मोशन को डिफाइन करता है। मतलब मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगी और उसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी describes stability of the बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी की स्टेबिलिटी जो है उसको डिफाइन करता है। आपने देखा है कि जो फार्मूला 1 कार्स होती हैं वो जिसको हम रेस कार्स कहते हैं, वो रेस कार्स जो हैं आपने अक्सर पढ़ रखा है कि वो रेस कार्स जो होती हैं वो बहुत बिल्कुल रोड के साथ होती हैं। वो इस वजह से होती हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखा जाए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना कम होगा वो ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ताल्लुक इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ होता है। ठीक है, अच्छा नंबर 3 देखें आप। नंबर 3 देखें, सेंटर ऑफ मास, CM में लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज विद चेंज इन लोकेशन। सेंटर ऑफ मास जो है वो लोकेशन के चेंज होने से चेंज नहीं होता। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि सेंटर ऑफ मास जो है उसकी जो मास की जो क्वांटिटी होती है यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप उसको किसी भी जगह पे ले जाएं तो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस विद लोकेशन, और उसकी रीज़न ये है लोकेशन बिकॉज एक मिनट, लोकेशन बिकॉज जो g है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद लोकेशन। ठीक है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि g जो है या स्मॉल g जो है वो क्या करता है, वो लोकेशन के साथ क्या करता है, चेंज होता है। ऑलराइट, तो ये तीन आपने जो है वो डिफरेंसेस लिख लिए। इसी तरह से आप इसको नोट कर लें, मैं फिर आगे चलता हूँ। यस, आपने नोट कर लिया तो फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ऑलराइट, तो मैं इसको ज़रा सेपरेट कर लेता हूँ। सो पॉइंट नंबर 4 है, सेंटर ऑफ मास डज नॉट बॉडी moves without rotation if force is applied on center of mass। अगर आप सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ कि फर्ज करें कि मेरे पास ये एक बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास। ओके, अगर मैं, आपको पता है कि अगर इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये इस तरह से क्या करेगी, टिल्ट कर जाएगी। अगर मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा, ये देखें, अगर मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो आपको पता है कि ये इस तरफ को जो है वो क्या करेगी, टिल्ट कर जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव करेगा और विदाउट रोटेशन मूव करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास वो यूनिक पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का जो कि
जो कि आप कह सकते हैं कि जिसमें रोटेशन अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करें तो उसमें किसी किस्म की रोटेशन या टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, बॉडी लीनियर मोशन में क्या करती है, मूव करती है। ओके, इसी तरह से कुछ इसकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं क्यूब की, तो आपको पता है कि क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, ये देखें, आपको पता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। तो सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो भी क्या होता है, इसका बिल्कुल एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। इसी तरह से आप और फिगर्स जो हैं वो भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सफ़ियर की, तो अगर मैं बात करूं सफ़ियर की, तो सफ़ियर जो है वो कुछ इस तरह से होता है और सफ़ियर का भी जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल उसका क्या होता है, सेंटर होता है। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होता है। इसी तरह से ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, और इसका भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। जैसे ये ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्यूब एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसका फार्मूला हमें पता है, इसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सिलेंडर का वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं, ये भी एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। इस शेप का भी पता है। तो जो रैंडम शेप्स होती हैं उनके फाइंड करने का तरीका अलग होता है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें आप। ओके, तो सेंटर ऑफ जो है हमारे पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी बैलेंस्ड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रॉड है इस तरह से, जैसे बचपन में हम करते थे, उसको फिंगर पे बैलेंस कर लेते थे। अगर मैं इसको किसी वेज पे प्लेस कर दूं इस तरह से, तो आप देखते हैं कि अगर मैं इसके एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट के ऊपर जहाँ पे सारी की सारी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है उस पर रखूँगा तो ये रॉड जो है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया है, बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसका जो ताल्लुक है, इट इज़ रिलेटेड टू weight of all particles of the body। इसका ताल्लुक जो है वो सारी के सारी बॉडी के पार्टिकल्स के वेट के रिलेट करता है, वेट के साथ रिलेट करता है। ऑल राइट, अच्छा इसी तरह से जो मेरे पास ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास जो है ये लिख लें, यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 5 ताकि आपके लिए लिखना आसान हो। रिलेटेड टू, इसका ताल्लुक होता है रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन अ बॉडी। ठीक है, इसका ताल्लुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है कि मास किस तरह से हमने क्या किया हुआ है, कंसंट्रेट किया हुआ है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे पास वेट होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका ताल्लुक किसके साथ होता है, वेट के साथ होता है। तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस किए हैं। अब जो बात आपने याद रखनी है, यहाँ तक तो हो गए डिफरेंसेस। ठीक है, जो पॉसिबल डिफरेंसेस थे वो मैंने यहाँ पे कोट कर दिए हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखें ज़रा आप कि मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है और बाहर भी। अब मोस्टली जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने इस बात को याद रखना है, मैं बताता हूँ अभी आपको कि अगर हम बात करेंगे बच्चों
अगर हम बात करेंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा पॉइंट, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। याद रखिए कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में जो यूनिक पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, वही यूनिक पॉइंट जो है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए आपको कि ये जो मैंने लिखा है आपके लिए कि ये पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास है, तो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए यही पॉइंट्स जो हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हैं, सेम पॉइंट। ऑलराइट, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन अगर आप बात करें लार्ज ऑब्जेक्ट्स या टॉल ऑब्जेक्ट्स कह दें आप, लार्ज ऑब्जेक्ट्स कह लें, लार्ज ऑब्जेक्ट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए ये दोनों यानी कि सेंटर ऑफ मास कभी भी इक्वल नहीं होते सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। जैसे अगर मैं बात करूं लार्ज ऑब्जेक्ट्स की, तो लार्ज ऑब्जेक्ट्स में आपको पता है टॉल बिल्डिंग्स आ जाती हैं, स्काई स्क्रैपर्स जिसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कहते हैं, इसी तरह से माउंटेन्स आ जाती हैं। तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, वो फिर एक पॉइंट नहीं रहते। उसकी रीज़न ये है कि हाइट के साथ जो है, हाइट के साथ जो है वो क्या होता है, जी चेंजेस विद हाइट। द रीज़न इज दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद हाइट। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि जो जी है वो चेंज करता है हाइट के साथ। इस वजह से लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के इक्वल नहीं होता। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं। ओके अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है और बॉडी के बाहर भी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहता हूँ कि ये कोई आर्म ड्रॉ किया है मैंने इस तरह से, ठीक है, ये आर्म है, ठीक है, तो इसमें जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो ये सेंटर वाला पॉइंट होगा, ठीक है, यानी कि ये फिंगर्स और पाम हो जाएगा, ये आर्म हो जाएगा, ये शोल्डर हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनसाइड लाई करेगा। अच्छा, अगर मैं इस आर्म की डायरेक्शन को चेंज करूं, यानी फोल्ड कर लूं कुछ इस तरह से, जैसे मैं फोल्ड करूंगा तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है वो बाहर चले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। यानी कि जब मैंने अपने हाथ को ऐसे किया तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो एग्जैक्टली एल्बो में लाई कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ को फोल्ड किया है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मेरे हैंड से बाहर आ गए हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि ये बाहर कैसे आ सकता है। इसका मतलब है कि मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इसका मतलब है कि लेट्स से कि मेरे पास ये एल शेप का ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इस एल शेप के ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे भी बैलेंस करके देखा, नहीं हुआ, यहाँ पे भी करके देखा, नहीं हुआ, यहाँ पे भी करके देखा, नहीं हुआ, यहाँ पे करके देखा, तब भी नहीं हुआ बैलेंस। ये यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स मैंने लेके देखे, लेकिन मैं उसको बैलेंस नहीं कर सका। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक छोटी सी वायर ली, एक छोटी सी स्टील की वायर ली जिसका मास या वेट निग्लिजिबल था, और उसको मैंने इसके साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ऐसे इसके साथ मैंने क्या कर दिया, अटैच। अब जब मैंने इसको इस पॉइंट पे बैलेंस करने की कोशिश की है तो ये एग्जैक्टली क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मीन्स टू से ये इस तरह से एल था, तो जैसे ही मैंने इसके साथ अटैच की वायर, तो उस वायर के साथ जब मैंने इसको पकड़ा है, यानी कि जब मैंने इसको इस पॉइंट से होल्ड किया अपनी फिंगर के ऊपर, तो ये एल शेप जो था ये बैलेंस हो गया है। तो इसलिए मुझे पता चला कि इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है। ऑल राइट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि ये वो पेन वगैरह चाहिए मुझे, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपके पास ऑब्जेक्ट था, ये इस तरह से एल शेप में, अब ये बैलेंस नहीं हो रहा,
तो बैलेंस करने के लिए मैंने इसके साथ थोड़ा सा यहाँ से अटैच कर दिया इस तरह से, इस तरह से मैंने इसके साथ एक तीसरा ऑब्जेक्ट जो था जो कि मैसलेस वेटलेस था अटैच कर दिया। अब जब मैं इसको यहाँ पे फिंगर रख के इसको ऐसे करके बैलेंस करने की कोशिश करूँगा तो ये जो एल शेप ऑब्जेक्ट है ये इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे मैंने ये अपनी इंडेक्स फिंगर रखी हुई है, यहाँ पे आके ये बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आउटसाइड लाई करता है। तो बताने का मकसद ये था कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लाजमी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही लाई करें, वो बॉडी के बाहर भी लाई कर सकते हैं। ठीक है, कितना टाइम है हमारे पास अभी? 10 मिनट है। ओके, अब ये तो हमने बात की कि ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए कि उनका तो हमें इजीली पता है कि उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो उनका जो है वो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओके, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास कोई इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो पहला स्टेप क्या है कि मैं क्या करूँगा, ड्रिल होल्स एट रैंडम पोजीशंस। तो मैं इसमें कुछ होल करूँगा रैंडम पोजीशंस पे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने एक होल यहाँ पे कर लिया है खुद से, एक मैंने यहाँ पे कर लिया है और एक मैंने यहाँ पे कर लिया। इस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया है, 3 होल ड्रिल कर लिए हैं। ओके, फिर हमारे पास एक प्लम लाइन होती है। प्लम लाइन क्या होती है, एक वायर होती है इस तरह से, ये देखिएगा ज़रा, इस तरह से वायर होती है और इसके साथ जो है ना यहाँ पे एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप अटैच होता है ऐसे, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो मिस्त्री होते हैं जो घर वगैरह बनाते हैं इनको मेसन कहा जाता है, उनके पास ये होता है। और ये क्या करते हैं, इससे जो हमारी दीवार होती है उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है वो बनाते हैं, यानी खुद से मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा कि अच्छा इसको हम कहते हैं थिन लैमिना शीट। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैं किसी एक पॉइंट पे एक कील जो है वो ठोक दूंगा वहाँ पे और मैं इसको पकड़ूंगा। पहले मैं इसको, ये इसका 1 कह देता हूँ मैं, पहला होल है, इसको यहाँ पे हैंग करूँगा। जब यहाँ पे हैंग करूँगा तो हैंग करने के बाद मैं ये प्लम लाइन पकड़ूंगा, इसके ऊपर रख दूंगा ऐसे। मिसाल के तौर पर ये मेरी जो थी वो रैंडमली ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये होल था, इसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट के ऊपर मैं प्लम लाइन रखूँगा ऐसे नीचे की तरफ। प्लम लाइन रखूँगा तो प्लम लाइन की जो डायरेक्शन होगी, नेट से मैंने ये रखा, पहले मैंने इसको होल नंबर 1 पे हैंग किया है, फिर मैंने प्लम लाइन गिराई है और मैंने फिर इसके ऊपर क्या किया है, इस तरह से एक डॉटेड लाइन जो है वो मैंने लगा ली। ठीक है, यानी कि एक डॉटेड लाइन जो है इस पर लग जाएगी, इस तरह से डॉटेड लाइन लग जाएगी। फिर मैं होल नंबर 2 पे हैंग करूँगा, फिर मैं प्लम लाइन गिराऊंगा तो इस तरह से जो है वो लाइन लग जाएगी। ठीक है, फिर मैं इसको 3 पे करूँगा तो फिर मैं प्लम लाइन के थ्रू एक लाइन लगाऊंगा। तो जहाँ पे ये तीनों लाइन मीट करेंगी वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ कि मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, लेट्स से कि ये बायोलॉजी की बुक है कोई, मैंने एक यहाँ पे होल ड्रिल किया है, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया। पहले मैंने इस होल के साथ इसको हैंग कर दिया। जैसे ही मैंने हैंग किया तो मैंने यहाँ पे प्लम लाइन रखी, तो प्लम लाइन सीधी नीचे की तरफ आएगी, तो जो उसकी स्ट्रिंग होगी वहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरे होल को हैंग किया, जैसे ही मैंने दूसरे होल को हैंग किया तो इस तरह से ये हैंग हो जाएगी। फिर मैंने प्लम लाइन गिराई यहाँ से, फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की नीचे की तरफ, फिर मैंने तीसरा होल पकड़ा ऐसे, तो आपने देखा जब ये बिल्कुल स्टेबल होगी तो मैंने दोबारा से प्लम लाइन रखी, यहाँ पे मैंने तीसरी लाइन लगाई। तो जब तीनों लाइंस लगा दी मैंने, तो तीनों लाइंस लगाने के बाद ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो पॉइंट मेरा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपने किसी इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए मेथड क्या होगा,
तो उसके लिए आप प्लम्ब लाइन मेथड यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं प्लम्ब लाइन मेथड। क्या कहते हैं? प्लम्ब लाइन मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने जो है वो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस किया है, और इसके साथ साथ हमने ये देखा है किस तरह हम इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रीकैप दे देता हूँ कि हमने शुरू कहाँ से किया था। यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने पॉइंट डिस्कस किए कि जहाँ पे सारा का सारा वेट एक्ट करता है, जहाँ पे सारा का सारा मास एक्ट करता है, मोशन को कौन डिस्क्राइब करता है, उसके बाद स्टेबिलिटी को कौन डिफाइन करता है, कौन लोकेशन के साथ चेंज होता है, कौन लोकेशन के साथ चेंज नहीं होता। अब ये जो लोकेशन के साथ चेंज होने वाली बात है, ये टॉल और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताई। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप। फिर मैंने डिस्कस किए मजीद पॉइंट्स कि अगर आप इस पर फोर्स लगाएं तो ये विदाउट रोटेशन मूव करेगा, और दूसरा बैलेंस करेगा। एक जो है वो वेट के साथ रिलेटेड होता है, दूसरा जो है वो मास की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेटेड होता है। इसी तरह से मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होते हैं, जबकि लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे कि बिल्डिंग्स और इसके साथ साथ जो है वो माउंटेन्स, उसके लिए क्या होता है, ये डिफरेंट होते हैं। आई थिंक क्वेश्चंस आ रहे हैं, खोल दें चैट। यस, जी, वाइप्रन एंड अनुषे, क्या समझ नहीं आया है? सईदा एमन ज़हरा बुखारी, 99.99% क्लियर, वेरी गुड। आप एक दफ़ा खुद रीड करेंगे तो आपको खुद मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। आई होप्स हो कि आपको समझ आ गया। अगर तो इसको रिपीट कर दूँ, यही वाला। अच्छा, ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, देखिए मैंने कहा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। जब उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, यानी थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आई थिंक्स हो कि जो हमारे पास K2 है उसकी 8000 एंड समथिंग उसके मीटर हाइट है, तो उसके लिए फिर जी वेरी करता है, हाइट के साथ जी वेरी करता है। तो इस वजह से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनसाइड भी लाई कर सकता है और बाहर की तरफ भी। अनुषे बेटा ये देखें ज़रा, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि जी जो है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है आर स्क्वायर के साथ। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब कि लेट्स से कि अगर मैं कहता हूं कि ये अर्थ है और ये सेंटर है, तो ये पहाड़ बना हुआ है, लेट्स से ये पहाड़ है, तो इसका सेंटर से जो फासला है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर ज़्यादा होगा, ये फासला अगर बहुत ज़्यादा होगा तो जी क्या हो जाएगा, कम। अगर जी कम होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो वहीं रहेगा, ये अपनी जगह चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से तब्दीली आएगी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ये मैंने बताया कि अंदर भी हो सकता है बॉडी के और बाहर भी हो सकता है। इसके बाद मैंने डिस्कस किया कि आप प्लम्ब लाइन मेथड की मदद से किस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया। अगर मजीद आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रियल टाइम आंसर कर दूंगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।